हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने प्रीपोजिशन का पार्ट 21 डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, हम 20 पार्ट प्रीपोजिशन पे पढ़ चुके हैं। तो 20 पार्ट ये इंडिकेट करता है कि हमने प्रीपोजिशन को काफ़ी डेप्थ में जाके पढ़ा है। प्रीपोजिशन के आने वाले जो भी हर संभावनाओं को पढ़ा है कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हर एक बारीकी को हमने अच्छे से समझ लिया। आज हम प्रीपोजिशन के लास्ट टॉपिक को डील करेंगे, यानी जिस टॉपिक की हम आज चर्चा करेंगे वो टॉपिक हमारा प्रीपोजिशन का लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद आपका प्रीपोजिशन चैप्टर फिनिश हो जाएगा, यानी जो आपने थ्योरी जो भी आपने पाठ्यक्रम अभी तक पढ़ा है प्रीपोजिशन को लेके वो समाप्त कर देंगे हम इस टॉपिक के बाद। अब इसके बाद आता है एक्सरसाइज। जब आप प्रीपोजिशंस की थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेंगे तो यानी 21 या 22 जो हमारे पार्ट्स हैं इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और निरंतर अभ्यास कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो मैं चाहता हूं कि हर एक प्रत्येक जो छात्र इसको पढ़ रहे हैं या इसको देख रहे हैं, स्टूडेंट्स, हर एक एवरी स्टूडेंट, क्वेश्चन जो होता है, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एक्सरसाइज में, जो भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, हर एक क्वेश्चन को आपको आंसर करना है, वो भी बिल्कुल सही तरीके से। क्योंकि जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज के अंदर, वहां पर भी हम अपने कॉन्सेप्ट को डील करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो हमने पढ़ा है थ्योरी में, उसको हम क्वेश्चन में किस तरीके से यूज कर सकते हैं और किस तरीके से जो एग्जामिनर है हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब इसके साथ हम अपने लास्ट पार्ट की शुरुआत करते हैं, यानी कंपाउंड प्रीपोजिशन की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले प्रीपोजिशन तो आप जानते हैं क्या होता है। ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, रिलेशन बताता है, राइट। और इसका एक ऑब्जेक्ट होता है। ये जो आपने इसकी बातों को समझा, प्रीपोजिशन को समझा, वो आप जानते हैं। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होते हैं, तो कंपाउंड का मतलब क्या हो गया कि ऐसी प्रीपोजिशन जो दो प्रीपोजिशंस को, दो सिंपल प्रीपोजिशंस को जोड़ के बनाए, राइट, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन, राइट। तो इस तरीके के प्रीपोजिशंस को हमें पढ़ना है और उनके मीनिंग को समझना है। यानी कंपाउंड प्रीपोजिशंस आर दोज प्रीपोजिशंस व्हिच आर फॉर्म्ड, किस तरीके से उनको बनाया गया, व्हिच आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू सिंपल प्रीपोजिशंस, राइट। तो उनको हम बनाया गया दो सिंपल प्रीपोजिशंस को ज्वाइंट करके। अब एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले पहला जो हमारा प्रीपोजिशन है, अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है इन अकॉर्डेंस विद, किसी के साथ तुलना, राइट, किसी के साथ, राइट। जैसे अकॉर्डिंग टू द वेदर रिपोर्ट इट विल रेन टुमारो। तो वेदर रिपोर्ट की देखो, वेदर रिकॉर्ड के जो वेदर रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग, राइट, तो कल क्या होगी, बारिश होगी। इन अकॉर्डेंस विद को हम किससे डिनोट करेंगे, अकॉर्डिंग टू से। नाउ अहेड ऑफ, अहेड ऑफ का मतलब क्या होता है, इन फ्रंट ऑफ। जैसे बिफोर होता है ना, बिफोर यू, यानी आपके सामने, यानी प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट, यू हैव टू प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट। आपको कोर्ट के सामने यानी जज के सामने उपस्थित होना है, तो उसका मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ, यानी राइट, अहेड ऑफ। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ही इज वॉकिंग अहेड ऑफ मी, यानी वह मेरे सामने वॉक कर रहा है। अलोंग और विद, तो ये फिक्स्ड है। ये आपको ऐसा नहीं है कि आपको ऐड के साथ ऑन मिलेगा, नहीं, ये फिक्स्ड होते हैं, राइट। इसीलिए इनको कंपाउंड प्रीपोजिशन बोला जाता है, क्योंकि जब भी ये आएंगे अपने साथ आएंगे। अलोंग विद, आपने अलोंग को अलग नहीं पढ़ा होगा, विद को अलग नहीं, विद को अलग पढ़ लिया होगा, लेकिन अलोंग को अलग नहीं पढ़ा होगा। तो अलोंग विद हमेशा साथ में आते हैं। अलोंग विद का मतलब होता है टुगेदर विद और साइमल्टेनियसली। जैसे आई एम टेकिंग माई सिस्टर अलोंग विद मी टू द पार्टी, तो मैं अपनी बहन को अपने साथ लेके जा रहा हूँ, राइट। अकंपनी करना यानी टुगेदर विद, राइट। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है कि अगर एक काम ऐसे हो रहा है तो अलोंग विद उसके साथ दूसरा काम भी हो रहा है, तो इस चीज को हम बोलते हैं साइमल्टेनियसली, राइट। नाउ कुछ जो हमारा आता है नेक्स्ट वर्ड, फोर्थ वर्ड, अपार्ट फ्रॉम। अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है एक्सक्लूड, लिस्ट से छोड़ देना, नॉट कंसिडरिंग, कंसिडर ना करना, राइट। अपार्ट फ्रॉम हर ब्रदर एवरीवन अटेंड द पार्टी, उसके ब्रदर को, अपार्ट फ्रॉम हर ब्रदर, उसके ब्रदर को छोड़ के प्रत्येक ने पार्टी अटेंड करी, हर एक व्यक्ति ने पार्टी को अटेंड किया था। तो अपार्ट फ्रॉम का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड कर देना। एज फॉर का मतलब क्या होता है, विद रिगार्ड टू, राइट। एज फॉर मी आई विल बी स्टेइंग होम टुनाइट, राइट। एज फॉर का मतलब क्या होता है, विद रिगार्ड टू।
एज ऑफ का मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम, एज ऑफ टुमारो आई विल बी ऑन वेकेशन, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो आई विल बी ऑन वेकेशन, इसका मतलब क्या होगा, कल से मैं छुट्टी पर रहूंगा। तो एज ऑफ का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम। एज पर का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू, राइट, एज पर द इंस्ट्रक्शंस, एज पर द रूल्स, एज पर द बुक। तो जब हम इस तरीके से जब बात करते हैं, एज पर का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू। एज पर द इंस्ट्रक्शंस वी मस्ट वियर यूनिफॉर्म्स, तो इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हमें क्या करना चाहिए, यूनिफॉर्म्स पहननी चाहिए। एज वेल एज, ये आपने देखा होगा, एज वेल एज इसका मतलब होता है इन एडिशन टू। इन एडिशन टू का भी मतलब क्या होता है, ये दोनों सेम प्रीपोजिशन है, इन एडिशन टू भी प्रीपोजिशन है, ये साथ में इन एडिशन टू साथ में ही आता है। यानी शी सिंग्स एज वेल एज शी डांसेस, यानी गाने के साथ साथ वह डांस भी करती है, राइट। इन, अब तो एज वेल एज का मतलब होता है इन एडिशन का मतलब जब हम कुछ और ऐड करते हैं उसी बात में, जैसे वो गाती तो है उसके साथ वो नाचती भी है। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है ड्यू टू, देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, बिकॉज अगर इसके साथ आपको क्लॉज देखने के लिए मिलेगी, क्लॉज, तो ये क्या होगा, कंजंक्शन, राइट। अब क्लॉज का मतलब क्या होता है, जिसका खुद का एक सब्जेक्ट होगा, राइट, और जिसकी खुद की एक वर्ब होगी। लेकिन बिकॉज ऑफ का मतलब क्या होता है, बिकॉज ऑफ को समझ लीजिए, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है प्रीपोजिशन। क्या मतलब होता है, प्रीपोजिशन, राइट। तो बिकॉज ऑफ का मतलब होगा प्रीपोजिशन, जैसे बिकॉज ऑफ ड्यू टू, तो बिकॉज ऑफ का मतलब होता है ड्यू टू, कारण जब आप बताते हैं। ही वॉज लेट, तो किस कारण की वजह से लेट हुआ, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक या फिर ड्यू टू ट्रैफिक, राइट। तो इसके साथ आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, नाउन। बिकॉज ऑफ के बाद आपको क्या मिलेगा, नाउन, और ये नाउन क्या होगा, ऑब्जेक्ट इस प्रीपोजिशन का, राइट। इस प्रीपोजिशन का ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट। बाय मीन्स ऑफ का मतलब क्या होता है, थ्रू या विद द हेल्प ऑफ। तो बाय मीन्स ऑफ का मतलब होता है किसकी मदद से आप आए, जैसे बाय मीन्स ऑफ लैंग्वेज, बाय मीन्स ऑफ अदर बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होता है, या थ्रू। वी कम्युनिकेट बाय मीन्स ऑफ लैंग्वेज, हम किससे कम्युनिकेट करते हैं, हम लैंग्वेज की मदद से करते हैं, राइट। तो हेल्प किस मदद से, तो किसकी मदद से जब हम बात करेंगे तो बाय मीन्स ऑफ यूज करेंगे। क्लोज टू का मतलब होता है नियर टू, याद रखिएगा, क्लोज टू का मतलब होता है नियर, नियर मतलब पास। हर हाउस इज क्लोज टू द पार्क, तो उसका जो घर है वो किसके नजदीक है, वो पार्क के नजदीक है। कॉन्ट्ररी टू का मतलब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, कॉन्ट्ररी टू का मतलब होता है इन अपोजिशन टू, यानी अगेंस्ट, डिफर, अलग होना, राइट, विरोध में होना। कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ, कैट्स कैन बी वेरी अफेक्शनेट, राइट। सो इन अपोजिशन टू यानी जो पॉपुलर बिलीफ है उसके अगेंस्ट में जाके ये बात कहिएगी, जो कैट होते हैं वो बहुत ज्यादा अफेक्शनेट होती है, राइट। ड्यू टू का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है ड्यू टू, तो ये दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं, यानी इसका मतलब ड्यू टू और बिकॉज ऑफ का मतलब, ड्यू टू का मतलब बिकॉज ऑफ द मैच वाज कैंसिल्ड ड्यू टू रेन। तो एक के साथ टू आएगा और एक के साथ ऑफ आएगा, बस इस बात का फर्क है, दोनों का मूल जो अर्थ होता है वो सेम होता है। एज ऑफ का मतलब क्या होगा, देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम, राइट। एज ऑफ का मतलब क्या होगा, जस्ट अ मिनट, यस, नाउ एक्सेप्ट फॉर का मतलब क्या होता है, इफ यू डू नॉट कंसीडर, राइट। एक्सेप्ट फॉर, इफ यू डू नॉट कंसीडर, जब आप किसी चीज को कंसीडर ना करें, उसको नेग्लेक्ट कर दें। एक्सेप्ट फॉर जैक एवरीवन वाज ऑन टाइम, यानी जैक को छोड़कर हर कोई टाइम पर था, राइट। तो जब हम किसी चीज को एक्सक्लूड कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, तब हम यूज करते हैं एक्सेप्ट फॉर। फार फ्रॉम का मतलब होता है नॉट एट ऑल, राइट। जैसे फार फ्रॉम बीइंग अ बर्डन, ही वाज अ जॉय टू हैव अराउंड, ही वाज अ जॉय टू हैव अराउंड। इन एडिशन टू का मतलब एज वेल एज हो गया या ऑल्सो हो गया, जिसमें हम इन एडिशन टू का मतलब समझ लीजिए कि कुछ एक्स्ट्रा और आप ऐड कर रहे हो, राइट। जो है उसके साथ और भी जब आप बात करते हो ना, वही हमारा होता है इन एडिशन टू, एज वेल एज और ऑल्सो। ये सब एक ही मीनिंग को कन्वे करते हैं, जैसे इन एडिशन टू द रेगुलर मेन्यू वी हैव अ डेली स्पेशल। तो यानी जो मेन्यू में है, अब खाने का मेन्यू हो सकता है कि है,
और उसके साथ जैसे आपने कभी किसी रेस्टोरेंट या ईट आउट्स पे गए होंगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर लिखा रहता है डे स्पेशल, मंडे स्पेशल, संडे स्पेशल, या मेन्यू के जो मेन्यू में है उसके अलावा भी, उसके अलावा और क्या है हमारे पास वो आप उन्होंने बता दिया, वी हैव डेली स्पेशल, राइट। तो इस तरीके से जो अलावा में आप ऐड करते हो ना उसको हम बोलते हैं इन एडिशन टू, ऑल्सो, एज वेल एज। इन बैक ऑफ का मतलब होता है बिहाइंड, पीछे हो जाना, पीछे। देयर इज अ गार्डन इन बैक ऑफ द हाउस, यानी मान लीजिए ये हाउस है, हाउस और इसके पीछे एक हो गया गार्डन, राइट। तो बोला गया कि हाउस के पीछे क्या है, गार्डन। तो in back of, so there is a garden in the back of the house, right। in case of का मतलब होता है if there happens to be, अगर ऐसा कुछ हुआ तो, right। आप बोलते हैं ना अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या करना चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो क्या करना चाहिए, तो इसका मतलब होता है in case of break the glass। अब आपने लिखा होगा, मैं आपको बताता हूँ, जहां पर फायर अलर्ट लिखा रहता है, फायर अलर्ट लिखा रहता है ना, तो वहां पर आपने क्या देखा होगा, इन केस ऑफ इमरजेंसी, राइट, ब्रेक द ग्लास या ब्रेक द ग्लास इन केस ऑफ इमरजेंसी। देखो प्रीपोजिशन की सबसे खूबसूरत चीज यही होती है, आप उसको पहले भी लिख सकते हो, राइट। तो प्रीपोजिशन क्या करते हैं, जंबल सेंटेंस में इसी तरीके से तो हेल्प करते हैं, उनको आगे पीछे कर देते हैं, फिर आपको राइट सीक्वेंस अरेंज करना होता है। तो ब्रेक द ग्लास इन केस ऑफ इमरजेंसी और इन केस ऑफ इमरजेंसी ब्रेक द ग्लास, यानी इमरजेंसी की सिचुएशन में अगर इमरजेंसी होती है तो आप क्या कर सकते हो, ग्लास को तोड़ सकते हो, और कोई फायर अलार्म हो सकता है और कोई फायर पंप हो सकता है, उसको आप ऑन कर सकते हो। इन कंपैरिजन टू का मतलब होता है व्हेन कॉन्ट्रास्टेड विद, जैसे अब हम कंपेयर की जब बात करते हैं, इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, अगर लास्ट ईयर की तुलना की जाए तो जब आप तुलना करने की बात करते हो, अवर प्रॉफिट्स हैव डबल्ड, तो जो हमारे प्रॉफिट्स है वो 2 गुना बढ़ गए। इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है, बिफोर अहेड ऑफ, यानी इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है बिफोर पहले या फिर अहेड ऑफ। तो देखिए अभी हमने अहेड ऑफ को लेके पढ़ा था, बिफोर हो गया और इन फ्रंट ऑफ हो गया। जैसे ही वेटेड इन फ्रंट ऑफ द सिनेमा, तो वो उन्होंने किसके सामने वेट किया, सिनेमा के। देखिए मैं आपको बता दूं कि जनरली कंफ्यूजन कहाँ जाती है, बिफोर के बाद भी स्टूडेंट्स ऑफ लिख देते हैं, तो जब आप बिफोर लिखोगे तो इसके साथ नो प्रीपोजिशन, कोई और प्रीपोजिशन नहीं आएगा, राइट। ये सिंपल प्रीपोजिशन होता है, कंपाउंड प्रीपोजिशन नहीं होता है, राइट। अहेड ऑफ, अहेड के साथ क्या आएगा, ऑफ आएगा। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट के साथ क्या आएगा, ऑफ आएगा, राइट। इन ल्यू ऑफ यानी इंस्टेड ऑफ, ही गेव हिम अ कार्ड इन ल्यू ऑफ अ गिफ्ट, यानी उसने उसे कार्ड दिया गिफ्ट के, गिफ्ट की बजाय। तो जब ये आप बोलते हैं ना इसके बजाय आपने कुछ और दिया, इसके अलावा आपने कुछ और दे दिया, आपको देना ये था लेकिन आपने कुछ और कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं इन ल्यू ऑफ, इंस्टेड ऑफ। दे गिव हिम अ कार्ड इन ल्यू ऑफ अ गिफ्ट, या फिर इंस्टेड ऑफ अ गिफ्ट। ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसको आप याद रखेंगे, राइट। इन स्पाइट ऑफ, अब आपको मैंने बहुत बार पिछले लेक्चर्स में समझाया था, बावजूद की जब भी बात होती है तो डेस्पाइट यूज किया जाता है, और अगर आपको डेस्पाइट नहीं यूज करना है तो इन स्पाइट ऑफ। ये बहुत ज्यादा कॉमन जो है, बहुत कॉमन ये हमारा सवाल है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर एरर पूछ लेते हैं, डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा देते हैं, इन स्पाइट से पहले ऑफ को हटा देंगे, तो इनमें ही एरर होता रहता है। तो आप याद रख लीजिए डिस्पाइट किसके बराबर होता है, इन स्पाइट ऑफ के, यानी इन स्पाइट ऑफ द रेन, बारिश के बावजूद भी द इवेंट वाज अ सक्सेस, जो इवेंट था वो एक सफल पूर्वक था, राइट। इनसाइड ऑफ यानी विद इन, किसी के अंदर, जैसे इनसाइड ऑफ एन आर वी शुड बी देयर, 1 घंटे के अंदर हम वहां पर होंगे। देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ, जो टाइम होता है ना, टाइम, टाइम में बहुत से लोग बोलते हैं कि ऑन यूज होना चाहिए इन की जगह। इन हम क्यों बात करते हैं, क्योंकि टाइम एक मेजरमेंट है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक एक टाइम यानी 1 सेकंड से 60 सेकंड के इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए हम इन यूज करेंगे, राइट। नाउ इंस्टेड ऑफ मतलब इन प्लेस ऑफ, इसकी जगह, जैसे शी ऑर्डर टी इंस्टेड ऑफ कॉफी, राइट। तो उसने टी को ऑर्डर करा किसकी जगह, कॉफी की जगह पर, राइट, इन प्लेस ऑफ।
नेक्स्ट टू, इन प्लेस ऑफ भी हमारा प्रीपोजिशन है कंपाउंड प्रीपोजिशन, और इंस्टेड ऑफ भी हमारा कंपाउंड प्रीपोजिशन हो गया। नेक्स्ट टू मतलब एडजेसेंट टू, सिट नेक्स्ट टू योर ब्रदर, अपने ब्रदर के बगल में बैठो, मतलब बिल्कुल एडजेसेंट में बैठो। तो ये जो पोजिशंस होती हैं जैसे फोर, ये दो उंगली दिख रही है आपको, ये वाली जो उंगली है ये इसके एडजेसेंट है, राइट। नेक्स्ट टू, अब बोलते हैं ना यस यस नेक्स्ट टू हिम, गेट अप, कम हियर, तो यानी एडजेसेंट टू, राइट, एडजेसेंट टू योर ब्रदर। नाउ ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, बिल्कुल बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है। ऑन अकाउंट ऑफ इसका मतलब होता है बिकॉज ऑफ। ही रिटायर्ड अर्ली बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ, तो जब भी आप कारण बताओगे तो आप लिखोगे ऑन अकाउंट ऑफ, ये प्रीपोजिशंस होते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ, इन द इंटरेस्ट ऑफ, ही देखिए ऑन द बिहाफ ऑफ माई स्कूल आई एम हेयर टू रिप्रेजेंट, राइट, ऑन द आई एम हेयर टू रिप्रेजेंट माई व्यूज ऑन दिस टॉपिक, राइट। तो अपने स्कूल के बिहाफ पे, अपने स्कूल के इंटरेस्ट पे मैं आया हूँ यहाँ पर, अपने पूरे स्कूल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ही स्पोक ऑन द बिहाफ ऑफ ये एंटायर टीम, तो पूरे एंटायर टीम की जगह उसने बोला, राइट। सो ऑन बिहाफ ऑफ यानी इन द इंटरेस्ट ऑफ, राइट। नेक्स्ट वर्ड, ऑन टॉप ऑफ यानी इन एडिशन टू, और ओवर और अबव, या किसी चीज ओवर हो जाए या फिर कोई ऊपर की बात करे, यानी ऊपर का मतलब किसी एक पोजीशन, अबव पोजीशन को लेकर बात करें। जैसे द कैट सेट ऑन द टॉप ऑफ, ऑन टॉप ऑफ द रूफ, तो जो कैट है वो कहाँ पर बैठी है, टॉप ऑफ द रूफ पे, ऑन टॉप ऑफ, राइट। और इन एडिशन टू, राइट, और इसका मतलब क्या होता है, इन एडिशन टू, ऑल्सो, एज वेल एज। आउट ऑफ का मतलब क्या होता है, एमर्जिंग फ्रॉम, कहीं से उत्पन्न होना, कॉज्ड बाय, किसी का कारण होना। जैसे ही जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो, वो विंडो से कूद गया, राइट। आउटसाइड ऑफ का मतलब होता है एक्सेप्ट फॉर और बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब दूर, राइट, डिस्टेंट, राइट। और इसका मतलब होता है आउटसाइड ऑफ का मतलब एक्सेप्ट फॉर, आउटसाइड ऑफ वर्क आई डोंट सी हिम मच, या बियॉन्ड वर्क आई डोंट सी हिम मच, यानी बोल रहा कि काम के अलावा मैंने उसे नहीं देखा, आई डोंट सी हिम मच, मैंने उसे ज्यादा नहीं देखा, राइट। ओइंग टू का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, तो बिकॉज ऑफ देखिए, अब देखिए बिकॉज ऑफ का मतलब, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, राइट। और एक और आपने जो वर्ड पढ़ा है ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, अब इसका एक और मीनिंग हो गया। तो ये सारे जो वर्ड है ना सब यही लिख देते हैं इसी के साथ, ये आप जो है अपने नोटबुक्स में लिख लीजिएगा, राइट। ओइंग टू, ड्यू टू, और इसके साथ कीजिएगा ऑन अकाउंट ऑफ, यानी द पैनिक वॉज पोस्टपोन, सॉरी द पिकनिक वॉज पोस्टपोन्ड ओइंग टू रेन, रेन या बारिश की वजह से जो पिकनिक है वो पोस्टपोन्ड कर दी गई। तो आप बताइएगा पोस्टपोन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं। पोस्टपोन्ड करने के लिए मैंने आपको एक वर्ब, एक और प्रीपोजिशन सिखाया था कि कौन सा प्रीपोजिशन हम पोस्टपोन्ड के लिए यूज करते हैं। तो इसके लिए मेरे को आप मुझे प्रीपोजिशन बताइएगा होमवर्क में कि कौन सा प्रीपोजिशन आप पोस्टपोन्ड के लिए यूज करोगे, राइट। नेक्स्ट वर्ड, प्रायर टू का मतलब होता है बिफोर, राइट। आई हैड सीन हर वंस प्रायर टू दैट डे, तो प्रायर टू भी जब बात करते हो आप पहले की बात करते हो कि आई हैड सीन हर वंस, मैंने उसे पहले भी देखा है, उस दिन से पहले, यानी जिस दिन की बात हो रही है बोले उस दिन से पहले भी मैंने उसे देखा है। तो प्रायर टू दैट डे यानी उस दिन से पहले की बात जब आप कर रहे हो तो प्रायर टू यानी बिफोर। रिगार्डलेस ऑफ का मतलब यूज होता है आपका विदाउट रिगार्ड टू, यानी रिगार्डलेस ऑफ वेदर द इवेंट टेक प्लेस, वेदर कैसा भी रहा हो, विदाउट रिगार्ड टू वेदर द इवेंट टेक प्लेस, जो इवेंट है वो होगा, वेदर कैसा भी रहेगा उस, विदाउट यानी रिगार्डलेस ऑफ द वेदर द इवेंट विल टेक प्लेस। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट टू का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आफ्टर और लेटर देन, यानी आफ्टर और बाद में या लेटर देन। जैसे द मीटिंग वॉज हेल्ड, जो मीटिंग हुई थी सब्सिक्वेंट टू द अनाउंसमेंट, वो तुरंत बाद, अनाउंसमेंट के तुरंत बाद मीटिंग हुई थी। सब्सिक्वेंट टू का मतलब होता है लेटर देन। द मीटिंग वाज हेल्ड, देखो
आफ्टर द अनाउंसमेंट और लेटर देन द अनाउंसमेंट। सच एज का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। आई लव फ्रूट सच एज, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल या फिर लिख देते हैं लाइक एप्पल्स ऑरेंजेस, तो फॉर एग्जाम्पल सच एज एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। थैंक्स टू का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, राइट, थैंक्स टू योर हेल्प वी फिनिश्ड ऑन टाइम। तो यहाँ पर थैंक्स टू का मतलब आपकी हेल्प को धन्यवाद भी दे रहे हैं, आपको शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं, लेकिन कारण भी बता रहे हैं कि आपकी मदद के कारण, थैंक्स टू योर हेल्प आई हैव फिनिश्ड ऑन दिस, तो आपकी मदद के कारण मैं ये कर पाया, थैंक्स टू योर हेल्प। तो इसका मतलब होता है बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, राइट, जहां पर बिकॉज ऑफ होगा ओइंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ। तो इस तरीके से आप अपनी जो वोकैब है, अपनी वर्ड पावर को बढ़ाएंगे। किस तरीके से हम एक वर्ड का यूज देख रहे हैं। अप टू का मतलब होता है एज फार एज, राइट, और डिपेंडिंग ऑन। तो अप टू का मतलब भी होता है कि डिपेंडिंग ऑन, अप टू द मार्क। बोलते हैं ना, आई वॉन्ट योर परफॉर्मेंस अप टू द मार्क, यानी जहां तक वो मार्क है या जो लेवल ऑफ अचीवमेंट है, जो लेवल ऑफ परफेक्शन है, मुझे वहां तक आपकी परफॉर्मेंस चाहिए। तो तब आप यूज करते हो अप टू द मार्क, और अप टू का मतलब होता है एज फार एज, या फिर आप बोलते हो कि उस सीमा तक आपको वो काम चाहिए। और इसका मतलब होता है डिपेंडिंग ऑन, द डिसीजन इज अप टू यू, यानी डिसीजन अब आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या फैसला लोगे या करोगे। अप अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, फेसिंग और बीइंग अपोज टू, जब आप किसी चीज को फेस करते हो, राइट, या फिर उसका अपोज करते हो, राइट, आप नकारते हो, राइट, अपो विरोध करते हो, जैसे वी आर अप अगेंस्ट सम सीरियस चैलेंजेस। सो यहाँ पर क्या बात करी गई है कि हम फेस कर रहे हैं, हम झेल रहे हैं कुछ सीरियस चैलेंजेस, राइट। विद रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है कंसर्निंग और रिगार्डिंग। विद रिस्पेक्ट टू योर इंक्वायरी, तो राइट, वी विल आंसर सून, तो जो आपकी रिगार्डिंग योर इंक्वायरी है, जो भी आपकी इंक्वायरी रही है, हम जल्दी जवाब देंगे, राइट। विद रिस्पेक्ट टू आप लिखते हैं ना, विद रिस्पेक्ट टू दिस या दिस करके, जब आप इसको ऐसे लिखेंगे ना, वी आर डब्ल्यू आर टी, यानी विद रिस्पेक्ट टू, कंसर्निंग या रिगार्ड। विद रेफरेंस टू का मतलब होता है कंसर्निंग। विद रेफरेंस टू योर लास्ट ईमेल वी हैव डिसाइडेड, तो आपका जो लास्ट ईमेल था उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये डिसाइड किया। तो कंसर्निंग का मतलब है कि ध्यान में रखते हुए जब आप कुछ काम कर रहे हो। अलोंग साइड ऑफ का मतलब क्या होता है, अलोंग साइड ऑफ का मतलब नेक्स्ट टू या बिसाइड, राइट, नेक्स्ट टू या बिसाइड, और जिसको हमने बोला एडजेसेंट। द बोट वाज moored alongside of the pier। इन बिटवीन यानी बीच में, बिटवीन और अमंग, राइट, जब भी आप बात करते हो अमंग, जैसे ही सेट इन बिटवीन टॉम एंड जेरी, तो वो कहीं एक टॉम होगा और यहाँ पर जेरी होगा, और यहाँ पर कौन आ गया, यहाँ पर जग्गू आ गया, राइट। तो ही सेट इन बिटवीन, तो यहाँ पर बोल देंगे हम जग्गू सेट इन बिटवीन टॉम एंड जेरी। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, बीच की बात हो रही है। ऑन टॉप ऑफ का मतलब ओवर और अबव, और इन एडिशन टू पुट द कीज ऑन टॉप ऑफ द टेबल, राइट। बाय वे ऑफ, बाय वे ऑफ का मतलब होता है वाया, किसके थ्रू, किसके द्वारा। तो आप लिखते हैं ना, जब वाया लिखा रहता है, ये दिल्ली से जो गाड़ी है वो अगर कलकत्ता जाएगी वाया कानपुर, यानी वाया कानपुर का मतलब क्या है कि कानपुर होते हुए, थ्रू द कानपुर, राइट। वी वेंट टू द विलेज बाय वे ऑफ द फॉरेस्ट, यहाँ पर लिख सकते हो वाया फॉरेस्ट। तो हम अपने विलेज जाएंगे, हम अपने गांव गए थे फॉरेस्ट को पार करके, राइट। बाय वर्च्यू ऑफ का मतलब होता है बिकॉज ऑफ और ड्यू टू। बाय वर्च्यू ऑफ हिज एक्सपीरियंस ही गॉट द जॉब, बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस यानी उसके एक्सपीरियंस की वजह से उसे जॉब मिली, ही गॉट द जॉब। तो बाय वर्च्यू ऑफ का मतलब क्या होगा, बिकॉज ऑफ और ड्यू टू। अगेन लिस्ट बनाते हैं हम अपनी, ओइंग टू और इन अकाउंट ऑफ, राइट। तो ये याद रखेंगे। इन व्यू ऑफ का मतलब होता है कंसीडरिंग। इन व्यू ऑफ द सीरियस ऑफ द सर्कमस्टांसेस वी हैव डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मीटिंग, यानी इन जो सीरियस सर्कमस्टांसेस है इनको ध्यान में रखते हुए। इन व्यू ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को ध्यान में रखते हुए वी हैव डिसाइडेड टू पोस्टपोन, हमने क्या करा, हमने डिसाइड किया पोस्टपोन, मीटिंग को पोस्टपोन करने का। इन लाइट ऑफ का मतलब होता है बिकॉज ऑफ सम इंफॉर्मेशन। इन लाइट ऑफ का मतलब है कि कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन है और उसके कारण आप कोई डिसीजन ले रहे हो, यानी उस
इंफॉर्मेशन के ऊपर आप कुछ बात कर रहे हो या डिसीजन ले रहे हो इन लाइट ऑफ रिसेंट इवेंट्स, तो इसका मतलब है कि रिसेंट इवेंट्स को देखते हुए, इन लाइट ऑफ का मतलब है देखते हुए, वी हैव टेकन एडेड प्रिकॉशंस, तो हमने और जो प्रिकॉशंस है और जो सावधानियां हैं वो बढ़ा दी हैं या वो लेना शुरू कर दिया है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज इन द माइंड्स, इन द मिड सेट अमंग ड्यूरिंग। इन द मिड सेट ऑफ का मतलब होता है अमंग या ड्यूरिंग। जैसे अब इन द मिड सेट होता है इन बिटवीन, जब आप कोई फेस्टिव चल रहा है, कोई सीजन चल रहा है तो उसके बीच में बात करते हैं। जैसे ही अराइव्ड इन द मिड सेट ऑफ द सेलिब्रेशन, तो वो सेलिब्रेशन के बीच में आ गया था। तो मिड सेट का मतलब क्या होता है कि बीच की जब आप बात करते हो किसी ड्यूरेशन, कोई ड्यूरेशन है या फिर कोई इवेंट है, उसके अगर आप बीच की बात करते हो तो उसको हम यूज करते हैं इन द मिड सेट ऑफ, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ का मतलब क्या होता है, बिकॉज ऑफ, उस अगर किसी का कारण बन रहा है कोई, या किसी के ऊपर डिपेंड है या डिपेंड ऑन, किसी पे निर्भरता है, किसी का कारण है, तो तब आप यूज करोगे ऑन द बेसिस ऑफ, बिकॉज ऑफ, बेस्ड ऑन। यानी जैसे सिलेक्शंस वर मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, या फिर सिलेक्शन वर मेड बेस्ड ऑन द मेरिट और बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंसेस ऑफ द कैंडिडेट्स। तो कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस के ऊपर जो है सिलेक्शन किया गया। तो जब भी आप बेस्ड की बात करोगे या किसी के कारण की बात करोगे तो आप क्या बात करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ। व्हाई आर यू सेइंग दिस, व्हाट, राइट। अब आपने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो। आई एम सेइंग दिस ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रायर कमिटमेंट्स। तो जो आपकी प्रायर कमिटमेंट्स का मतलब क्या हो गया, पहले की, राइट, जो आपकी पहले की कमिटमेंट्स रही हैं उनके बेसिस पे, यानी बेस्ड ऑन योर प्रायर कमिटमेंट्स आई एम सेइंग दिस, कि आपकी पहले की कमिटमेंट्स को लेकर मैं ऐसा कह रही हूँ या कह रहा हूँ, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशंस में, राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं। ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब होता है अबाउट टू या क्लोज टू, राइट। द कंपनी वाज ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी, यानी बोलते हैं ना जस्ट किनारे पे, बिल्कुल किनारे की बात करते हैं, बिल्कुल एज की बात करते हैं, तब हम बात करते हैं ऑन द वर्ज ऑफ। द कंपनी वाज ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी इन द कोर्स ऑफ, यानी ये ड्यूरिंग की बात करते हैं, यानी इन द कोर्स ऑफ, यानी इन द कोर्स ऑफ अवर कन्वर्सेशन, यानी हमारी बातचीत के दौरान वी डिस्कस द इशू, हमने इशू को डिस्कस किया। तो इन द कोर्स ऑफ का मतलब कब होगा, जब इवेंट के हैपनिंग की बात कर रहा होगा, जब इवेंट चल रहा होगा, ड्यूरिंग। फॉर द सेक ऑफ, फॉर द सेक ऑफ का मतलब होता है फॉर द पर्पस और बेनिफिट ऑफ। तो किसी चीज का पर्पस यूज है या फिर उसका बेनिफिट, फायदा उठा रहे हो, तो आप करोगे फॉर द सेक ऑफ। डू इट फॉर द सेक ऑफ पीस, यानी करो ये शांति के लिए करो एटलीस्ट, तो यानी बेनिफिट ऑफ पीस या फिर फॉर द पर्पस। तो यहाँ पर फॉर द सेक ऑफ मतलब फॉर द पर्पस के लिए ज्यादा यूज किया जाता है, राइट। बाय डिंट ऑफ यानी बाय मीन्स ऑफ, जैसे ही सक्सीड, ये कैसे वो सफल हुआ था, कैसे, बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, बाय मीन्स ऑफ हार्ड वर्क, हार्ड वर्क की वजह से वो सफल हुआ। गुड वर्ड, ये इसको याद रखिएगा, अच्छा वर्ड है, बाय डिंट ऑफ। इन सर्च ऑफ का मतलब होता है लुकिंग फॉर, जैसे दे वेंट इन सर्च फॉर ट्रेजर, तो वो कहाँ गए थे, वो खजाने की सर्च में गए थे, खजाने की छान खोज में गए थे। इन द इवेंट ऑफ, यानी इफ समथिंग हैपेंस, अगर कुछ होता है, कुछ घटना होती है, तो इन द इवेंट ऑफ, इन द इवेंट ऑफ अ फायर यूज द स्टेयर्स, अगर आग लगती है तो स्टेयर्स, सीढ़ियों का प्रयोग करें, राइट। ये लिखा रहता है डायरेक्शंस। विद अ व्यू टू, विद द इंटेंशन और होप ऑफ, यानी किसी चीज को लेकर इंटेंशन रखना या उम्मीद रखना। ही इनरोल्ड इन द क्लास विद अ व्यू टू इंप्रूविंग हिज स्किल्स, यानी वो किस होप में क्लास में इनरोल्ड किया था, वो क्लास में इनरोल किया था ये होप लेके कि उसकी स्किल्स जो है इंप्रूव करेंगी, राइट। विद अ व्यू टू का मतलब क्या होता है, होप ऑफ। बाय मीन्स ऑफ यानी यूजिंग और विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से। कम्युनिकेशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय मीन्स ऑफ सिग्नल्स, तो कम्युनिकेशन को किसकी मदद से एस्टेब्लिश करा गया, सिग्नल्स की मदद से। इन टर्म्स ऑफ का मतलब होता है विद रिगार्ड टू और रिगार्डिंग। ही इज सुपीरियर इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो वो सुपीरियर कैसे है, एक्सपीरियंस की तुलना में। और ही इज सुपीरियर इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन की तुलना में वो क्या है, एक्सपीरियंस है। ऑन द ग्राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है, फॉर द रीजन दैट।
ही वॉज रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ इनएक्सपीरियंसेस। तो आपको बताया जाता है जैसे यू आर नॉट सेलेक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ योर पुअर फिटनेस, तो आपकी पुअर फिटनेस के चलते हुए आपको सेलेक्ट नहीं किया गया। तो जब आप बात करते हो रीजन देने की किसी चीज को करने के लिए, फॉर द रीजन दैट, किसी चीज का रीजन देते हो, कारण बताते हो, तब आप यूज करोगे ऑन द ग्राउंड ऑफ। तो ये जो आप कंपाउंड प्रीपोजिशन देख रहे हो ना, ये बहुत सुंदर सेंटेंसेस को बनाने के लिए यूज किया जाता है। जब आप कंपाउंड प्रीपोजिशन अपने सेंटेंसेस में यूज करने लगोगे, ये आपको बताता है कि आपकी जो कमांड है इंग्लिश पे वो एक अच्छे लेवल की है, आप अच्छा इंग्लिश का इस्तेमाल करना जानते हो। और ये कहाँ से सीखोगे? ये आप राइटिंग से सीखोगे। आप जब आर्टिकल्स पढ़ोगे, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, बुक्स को पढ़ोगे, राइट, नॉवेल्स को पढ़ोगे, वहां से ये सब चीजें निकल के आएंगी, वहां से आप इन सब का यूज सीखोगे, राइट। इन प्लेस ऑफ का मतलब इंस्टेड ऑफ हम कर चुके हैं, जैसे यूज बटर, ऑयल की जगह पर बटर यूज करिए। फॉर द पर्पज ऑफ का मतलब होता है इन ऑर्डर टू, द फंड वॉज एस्टेब्लिश। अब इन ऑर्डर टू का मतलब और फॉर द पर्पज ऑफ, अगर कोई चीज की जाती है तो वो किस लिए की गई है, वो उसका रीजन देने के लिए हम यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ। द फंड वॉज एस्टैब्लिश, तो फंड है उसको एस्टैब्लिश करा गया, किस लिए? हेल्पिंग द नीडी, फॉर द पर्पस ऑफ द नीडी। अब दा के बाद नीडी आ गया, इट मींस हर एक, प्रत्येक जरूरतमंद की बात हो रही है। इन द नेम ऑफ का मतलब होता है बाय द अथॉरिटी और फॉर द सेक ऑफ, या अथॉरिटी, जिसके पास अथॉरिटी होती है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव होता है उसके ना, उसके ऊपर, या फिर फॉर द सेक ऑफ, किसी के बेनिफिट को लेकर। जैसे इन द नेम ऑफ द लॉ यू आर अंडर अरेस्ट, तो लॉ को अथॉरिटी मानते हुए आपको अंडर अरेस्ट किया जाता है। ऑन द पार्ट ऑफ का मतलब होता है एज डन और पोजेस्ड बाय, दैट वाज रूड ऑन द पार्ट ऑफ टिम, राइट। ऑन द साइड ऑफ का मतलब होता है सपोर्ट करना, सपोर्टिंग दिखाना। हु आर यू ऑन द साइड ऑफ इन दिस डिबेट, अब पूछा गया है कि तुम कौन हो, राइट, हु आर यू सपोर्टिंग इन दिस, जो इस डिबेट में सपोर्ट करे, ऑन द साइड ऑफ इन दिस डिबेट। विद द हेल्प ऑफ का मतलब होता है बाय यूजिंग, राइट, जब आप किसी चीज को इस्तेमाल करके यूज करते हैं, जैसे he fixed the car with the help of mechanic, तो यूजिंग अ मैकेनिक, राइट, जब आप किसी टूल को यूज करते हो या आप किसी पर्सन की मदद को यूज करते हो किसी चीज को करने के लिए, तब हम यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ। विद द एक्सेप्शन ऑफ, देखिए विद द एक्सेप्शन ऑफ का मतलब होता है एक्सक्लूड, छोड़ देना, एक्सक्लूड कर देना। एवरीवन केम विद द एक्सेप्शन ऑफ जिम, यानी हर एक आया, हर एक आया था, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, किसको छोड़कर? जिम को छोड़कर। एट द एक्सपेंस ऑफ का मतलब होता है एट द कॉस्ट ऑफ, जैसे ही अचीव्ड सक्सेस एट द कॉस्ट ऑफ हिज हेल्थ, यानी उसने सक्सेस अचीव किया अपनी हेल्थ के ऊपर, राइट। इन द डायरेक्शन ऑफ का मतलब होता है टूवर्ड्स, द कार मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द सिटी। तो जब भी आप बताओगे ना इन द डायरेक्शन ऑफ पार्क, इन द डायरेक्शन ऑफ रेलवे स्टेशन, इन द डायरेक्शन ऑफ राइट मार्केट, तो आप डायरेक्शन की बात कर रहे हो। डायरेक्शन को लेकर हमने पता है कि टूवर्ड्स लगाया जाता है, राइट। विद एन आई टू का मतलब होता है विद द एम ऑफ, किसी चीज को एम या टारगेट करना। ही मेड एन इन्वेस्टमेंट, उसने इन्वेस्टमेंट करा। विद एन आई टू का मतलब क्या है? फ्यूचर बेनिफिट, तो उसने ये एम रखकर इन्वेस्ट किया, ये टारगेट रखकर इन्वेस्ट किया कि उसको आगे क्या मिलेगा, फ्यूचर में उसको लाभ मिलेगा, राइट। नाउ ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ का मतलब होता है बेस्ड ऑन, जैसे ही वाज हायर्ड, उसको हायर्ड किया गया ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज क्वालिफिकेशन, यानी उसकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, राइट। बेस्ड ऑन का मतलब होता है कि आप किसी को आधार बनाते हो, किस आधार पर आप किसी को सेलेक्ट कर रहे हो, किसी को रिजेक्ट कर रहे हो, तब आप बताते हो। तो ही वाज हायर्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज क्वालिफिकेशन, तो ये स्ट्रेंथ ऑफ का मतलब यूज पॉजिटिव वे में ज्यादा किया जाता है। टू द इफेक्ट दैट का मतलब होता है इंडिकेटिंग, राइट, जब आप किसी चीज को इंडिकेट, इंगित करना चाहते हो, जैसे ही सेड समथिंग टू द इफेक्ट दैट ही वुड बी लेट, वो कुछ कहना चाहता है जिसकी वजह से, यानी जिस, अब वो इंडिकेट कर रहा है जिसकी वजह से वो लेट हुआ, राइट। इन द फेस ऑफ का मतलब होता है डिस्पाइट या कन्फ्रंटिंग, बावजूद उसके, या फिर बावजूद आ गया, या इन स्पाइट ऑफ हो गया। अगर जब भी आप डिस्पाइट को मीनिंग करोगे तो आप ऑटोमेटिकली समझ लेना इसकी जगह पर आप इन स्पाइट ऑफ भी यूज कर सकते हो। अनकन्फ्रंटिंग का मतलब होता है कि आप किसी के विरोध की बात करो। दे वर ब्रेव इन द फेस ऑफ डेंजर, यानी अब यहाँ पर देखिए क्या बात हो रही है कि डेंजर के बाद, यानी डेंजर के बावजूद भी वो
मतलब हिम्मत वाले थे। तो कन्फ्रंटिंग डेंजर, दे वर ब्रेव कन्फ्रंटिंग डेंजर। अब यहाँ पर अगर बावजूद यूज करोगे तो थोड़ा अजीब लगेगा सेंटेंस। यहाँ पर आप कन्फ्रंटिंग यूज कर सकते हो कि दे वर ब्रेव, वो बहादुर थे और उन्होंने डेंजर को कन्फ्रंट किया, उसके अगेंस्ट में लड़े। विद रिगार्ड टू का मतलब कंसर्निंग और अबाउट, वी हैव सम क्वेश्चंस विद रिगार्ड टू, यानी उस टॉपिक के रिगार्डिंग, उसके अबाउट या फिर कंसर्निंग। योर प्रपोजल, बाय रीजन ऑफ का मतलब होता है बिकॉज ऑफ। द गेम वॉज पोस्टपोन्ड बाय रीजन ऑफ रेन, ड्यू टू रेन, ओइंग टू रेन, इन अकाउंट ऑफ रेन, इन द प्रोसेस ऑफ, अब राइट इन द कोर्स ऑफ डूइंग और मेकिंग समथिंग। तो जब आप कुछ कर रहे होते हो उस कोर्स ऑफ डूइंग में, या फिर कुछ मेकिंग समथिंग, कुछ बना रहे हो, उस प्रोसेस को बात करते हैं हम। ही इज इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग बुक, तो वो क्या कर रहा है, वो बुक लिख रहा है, राइट। ही इज इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग बुक। इन द एब्सेंस ऑफ को मतलब विदाउट, बिना उसके। इन द एब्सेंस ऑफ एविडेंस, एविडेंस ना होने की वजह से द केस वाज डिसमिस्ड, केस को खारिज कर दिया गया। इन द विसिनिटी ऑफ मतलब नियर, जब भी आप विसिनिटी की बात करोगे इसका मतलब होता है नियर, क्लोज टू, राइट। देयर आर सेवरल पार्क्स इन द विसिनिटी ऑफ माय हाउस, तो इसका मतलब क्या कि मेरी विसिनिटी, मेरे घर के आसपास बहुत सारे पार्क हैं। ऑन द ब्रिंक ऑफ का मतलब होता है ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द एज ऑफ, किनारे की बात करते हैं, वर्ज की बात करते हैं। द कंट्री इज ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर, यानी कंट्री जो है ऑन द वर्ज ऑफ वॉर, ऑन द एज ऑफ द वॉर, बस लड़ाई होने ही वाली है। जैसे बोलते हैं ना, देश जो है वो युद्ध के कगार पर खड़ा हुआ है। तो कगार का मतलब ही यही होता है कि बस किसी भी मोमेंट में कोई चीज घटना या कोई घटना घटित हो सकती है। ऑन द ओकेजन ऑफ का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ, जिस समय की बात कर रहे हो, एट द टाइम ऑफ। ही गिव अ स्पीच ऑन द ओकेजन ऑफ हिज रिटायरमेंट, तो उसने स्पीच कब दी, तो जब ये समय को बताएगा, एट द टाइम ऑफ, अपने रिटायरमेंट के समय पर उसने स्पीच को दिया। टू द ट्यून ऑफ, द अमाउंट ऑफ, एक्सटेंट ऑफ, राइट राइट, टू द अमाउंट या फिर और एक्सटेंट ऑफ, जैसे द कंपनी सफर्ड लॉस टू द ट्यून ऑफ मिलियंस, तो यानी कंपनी ने लॉस सफर्ड किया, कितना, मिलियंस, एक्सटेंट ऑफ मिलियंस, द टू द अमाउंट ऑफ मिलियंस, तो मिलियंस, राइट, उसने, उन्होंने, कंपनी ने लॉस को सफर्ड किया। इसके साथ आपका प्रीपोजिशन चैप्टर एंड हो गया, राइट। सो एंड यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं अच्छे से, हमारा प्रीपोजिशन चैप्टर जो है एंड हो गया है। थ्योरी, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बचे हैं, राइट। अब एंड हो गया है, तो अब कुछ बातें और आप समझ लीजिए किस तरीके से प्रीपोजिशन करोगे। तो सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट जब शुरू करा था, प्रीपोजिशन क्या होता है, किस तरीके से रिलेशन बताता है, प्रीपोजिशन के साथ नाउन होते हैं, और उसके साथ किस तरीके से आप प्रीपोजिशन को पहचान कर सकते हो, राइट। तो मैंने आपको पहले भी एक टॉपिक पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो, मैंने उसमें क्वेश्चंस के साथ वो टॉपिक पढ़ाया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच करके, राइट। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने बताया था कि प्रीपोजिशन को आप कैसे पहचानोगे, और उसके बाद जब हमने प्रीपोजिशन चैप्टर की शुरुआत करी, उसमें हमने यही डिस्कस करा, अगर प्रीपोजिशन आता है तो उसकी पहचान आप कैसे करेंगे। तो पहचान करने के लिए प्रीपोजिशन के साथ नाउन होता है, और दूसरी बात, अगर प्रीपोजिशन आएगा तो वो किसी ना किसी रिलेशन को बताएगा, उस रिलेशन को समझिए। तो प्रीपोजिशन में अगर आप ग्रामेटिकली देखोगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो बहुत इजीली आप समझ जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है दो ही ऐसे पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में से दो ही ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिनके ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला हो गया आपका वर्ब और दूसरा हो गया प्रीपोजिशन। और इसके बाद अगर कोई भी नाउन आता है, अगर आपने कोई सब्जेक्ट ढूंढ लिया सेंटेंस में और उस सब्जेक्ट के बाद कोई दूसरा आपने ऑब्जेक्ट जो, या फिर दूसरा नाउन ढूंढा या प्रोनाउन ढूंढा जो हमारे सेंटेंस में आया हुआ है, तो समझ जाना वो ऑब्जेक्ट है। अब आपको ये समझना होगा कि वो वर्ब का ऑब्जेक्ट है या वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। उसके दो तरीके हैं, या तो आपको सारी वर्ब पता हो जिनके ऑब्जेक्ट होते हैं, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है कि अगर वो एक्शन ट्रांसफरेबल है, उस एक्शन के लिए आपको लगता है ऑब्जेक्ट आना चाहिए और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक और तरीका, वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो उसके साथ रखा जाता है। अगर उसके साथ नहीं है और बीच में आपको कुछ वर्ड्स मिल रहे हैं, तो उसके बीच में वर्ड्स, देखिए नाउन से पहले क्या क्या लिख सकते हो आप, नाउन से पहले आप एडजेक्टिव लिख सकते हो, डिटरमिनर लिख सकते हो, एडजेक्टिव में आप उसका नाम भी, प्लेस भी, बहुत कुछ लिख सकते हो।
तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो वर्ड्स आपने लिखे हैं वो एडजेक्टिव हैं, डिटर्मिनर्स हैं, क्या है। अगर आप इसके साथ क्लियरिटी हो गई तो आपको पता चल जाएगा वो जो ऑब्जेक्ट है वो आपका क्या है, और जो नाउन है वो ऑब्जेक्ट है वर्ब का। लेकिन अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट ना हो फिर भी आपको नाउन दिया हो तो आप समझ जाओ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या? क्योंकि अब यहाँ पर प्रीपोजिशन आना चाहिए। अगर प्रीपोजिशन दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्रीपोजिशन को ढूंढिए, और जब आपको प्रीपोजिशन मिल जाए तो अब वहां पर चेक करिए कि ये जो प्रीपोजिशन है या ये नाउन के साथ वाला प्रीपोजिशन है, वर्ब के साथ वाला प्रीपोजिशन है, या एडजेक्टिव के साथ वाला प्रीपोजिशन है। अब यहाँ से जो कहानी आती है वो आती है फिक्स प्रीपोजिशन को लेकर। तो फिक्स प्रीपोजिशन हमने काफी प्रैक्टिस किया है, तो आपको वो थोड़ा रिवाइज करना तो होगा। याद रखने पड़ेंगे प्रीपोजिशंस की किस तरीके के जो प्रीपोजिशन से किस वर्ड के साथ आ रहे हैं तो क्या मीनिंग कन्वे हो रहा है, राइट। किस एडजेक्टिव के साथ आ रहे हैं तो क्या मीनिंग हो रहा है, नाउन के साथ आ रहे हैं, वर्ब के साथ आ रहे हैं तो क्या मीनिंग हो रहा है। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, एटलीस्ट कुछ वर्ड्स तो आपको पता होना चाहिए कि फिक्स प्रीपोजिशंस कैसे होते हैं। बाकी जो डिपेंड करता है आपकी रीडिंग हैबिट्स पे। अगर आप मल्टीपल टाइम चीजों को रिवाइज करते हो, राइट, बार बार चीजों को अच्छे से रिवाइज कर रहे हो, रीड कर रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, राइट, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आपको फिक्स प्रीपोजिशंस विद द टाइम आपको समय के साथ आ जाएगा, कोई ज्यादा समस्या नहीं आएगी। तो कोशिश ये करनी है कि जो हमने अभी 21 लेक्चर करे, इट इज ऑलमोस्ट अबाउट द 10 आवर्स, तो 10 घंटे जो हमने प्रीपोजिशंस को दिए, ये काफी इफेक्टिवली आपको देना है, हर एक कॉन्सेप्ट को समझना है। उसके बाद अब जब हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज की, वो आप इजीली बना लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं यकीन के साथ ये कहता हूँ। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस का हमने मिक्स्ड वेरिएशन करेंगे। कभी हम जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे करेंगे, कभी कुछ क्वेश्चंस जो है हम प्रैक्टिस करेंगे एरर की फॉर्म में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स में तो आपको पता चल जाएगा कि प्रीपोजिशन ही फिल करना है, एरर में ढूंढना पड़ेगा। और यहीं से प्रॉब्लम आ जाती है कि एरर में क्या होता है, जब क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में पता नहीं होता है कि यहाँ पर नाउन एरर है, क्योंकि अभी तो प्रैक्टिस के तौर पे हम बता देते हैं आपको कि यहाँ पर प्रीपोजिशन में एरर है, यहाँ पर नाउन में एरर है, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा। आपको एग्जाम में ढूंढना पड़ेगा एरर कहाँ है। तो उस चक्कर में क्या होता है, स्टूडेंट जो करते हैं वो ये करते हैं कि सब्जेक्ट को ढूंढ लिया, ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया, वर्ब देख लिया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख लिया, टेंस देख लिया, वॉइस देख लिया, ओके ठीक है, एरर दिया। क्या आपने प्रीपोजिशन को चेक किया? अगर प्रीपोजिशन सही तरीके से यूज किया गया तो बिल्कुल ठीक है, अगर प्रीपोजिशन गलत है, अब मैं यहाँ पर लिख दूं टू द ट्यून फ्रॉम या टू द ट्यून इन मिलियंस, तो क्या अगर मैं यहाँ पर इन करके ये बोल दूं कि ये क्वेश्चन ठीक है इन, और इसको इस तरीके से कर दूं ABC, राइट। अभी हम एक क्वेश्चन बना ही लेते हैं एरर को लेके। अगर यहाँ पर मान लीजिए ऑफ ना होके मैं इसकी जगह इन कर देता हूँ, और ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। अब पूछा जाए D का मतलब नो एरर, ये ABC और D का मतलब नो एरर। अब क्वेश्चन दे दिया जाए कि अब इसका आंसर करिए। अब देखेंगे द कंपनी, ओके, पास्ट की बात है, पास्ट में देखो बस सिंपल एस पास्ट की बात है, ठीक है। लूजेस, ठीक आ गया, क्या लूज किया, मिलियंस लूज किए, क्या हो गया, टू द ट्यून, ओके ठीक है, ये तो यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आ गया, ओके ओके ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये प्रीपोजिशन दिख गया, ये आ गया। क्या आपने देखा टू द ट्यून के साथ ऑफ आएगा या इन आएगा? अगर आपने इसको मिस कर दिया तो ये एरर हो गया। दिस इज द पॉइंट ऑफ एरर। तो आपको पॉइंट ऑफ एरर भी पता होना चाहिए, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे कि पॉइंट ऑफ एरर क्या होते हैं, कि कौन सी जगह पर एरर करने के चांसेस जो है स्टूडेंट्स के बढ़ जाते हैं। तो आप अपने पॉइंट ऑफ एरर्स लिखिए कि आपको इंग्लिश में किस बात को लेकर ज्यादा प्रॉब्लम होती है, या किस जगह पर आप ज्यादा गलती करते हो। स्टूडेंट्स के अंदर एक टेंडेंसी होती है, स्टूडेंट इंग्लिश में जब आते हैं, राइट, स्टूडेंट्स किस तरीके से इंग्लिश करते हैं, उनको जो सुनने में अच्छा लग रहा है वो उनके लिए ठीक हो जाता है। नहीं, जो रूल्स के अकॉर्डिंग है, जो कुछ चीजें सेट है, जो फिक्स्ड है, उनको आपको समझना है। तो यहाँ पर ऑफ है तो यहाँ पर ऑफ ही आएगा, इसको आप बदलने की कोशिश ना करो, राइट। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं, देखिए बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन इनको आप ध्यान में रखोगे तो आप 100% एक्यूरेसी की तरफ पहुंच सकते हो, राइट। 100% एक्यूरेसी का मतलब है अगर आपके एग्जाम में 25, 50, 30, 40, 20 कितने भी क्वेश्चंस पूछे गए वो सबके सब ठीक हो सकते हैं। तो देखिए ग्रामर अकेले नहीं करना है आपको, वो क्या आप भी प्रैक्टिस करनी है, और रीडिंग सेक्शन भी ध्यान से देखना है। तो रीडिंग के लिए ऐसा नहीं है कि हम अलग से टाइम देंगे कॉम्प्रीहेंशन को, क्लोज को। आप हर वक्त, हर दिन
वक्त तो नहीं, हर दिन कुछ ना कुछ थोड़े समय के लिए रीड करिए। रीड करने से ही इंग्लिश में सुधार होगा, अच्छा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब के बाद जो भी हमारे लेक्चर्स होंगे प्रीपोजिशन, उसमें हम अपने क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तो इस पॉइंट पर हमारा जो प्रीपोजिशन है ये चैप्टर समाप्त हो गया है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए और आगे चल के इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस अच्छे से करनी है आपको। इस लेक्चर में इतना ही। बाकी की जो आगे की चीजें हैं यानी एक्सरसाइज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।